258 सीटों 258 पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी वो और कम आई है, अब वो 138 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। बीएसपी कांग्रेस से भी पीछे जा रही है, 2 सीटें रह गई उसके पास इस वक्त आगे, और कांग्रेस 3 और अदर्स 2। बीएसपी का तो मतलब ये सुपर वर्टिकल फॉल है, अनबिलीवेबल जी कि 2014 जीरो, तब क्या नहीं समझना चाहिए था? 2014 जीरो पर वोट शेयर तो था ना 21%। हाँ, ये बात आपने बताई। वोट शेयर पहली बार नीचे गया। जब वोट शेयर चला जाए तो समझ लीजिए किसी पार्टी के लिए दफन होने के दिन आ जाते थे। मुझे लग रहा है कि 10% से ऊपर वोट शेयर इस बार नहीं जाएगा। आप लोग का क्या मत है? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक दौर था वह समाप्त। अरे अपने दौर की बात करिए, आप कहाँ खड़े हो? नहीं, 138 सीटों पर दिख रहे हो। ठीक है, हम इस आप बार बीएसपी के बारे में एनालिसिस बात ठीक है 138 पे हैं, अगली बार 238 about होंगे। yourself. हम 100 सीट पे बढ़े हैं ना। अभी परिणाम, अभी अंतिम परिणाम नहीं है, ये अनंतिम परिणाम है। मान्यवर, बसपा क्यों खत्म हुई? मुझे काशीराम जी से 4-5 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जनेश्वर जी का। वो प्लास्टिक की कुर्सी पे आराम से बैठ लेते थे। तो जो काशीराम जी की लोक राजनीति थी उसको मायावती जी ने शास्त्रीय दौर में बदल दिया, अट्टालिकाओं तक पहुंचा दिया। यह कारण भी जनता से दूर होने का सबसे बड़ा कारण है। वो बाबा साहब का नाम तो उतनी धुनक के साथ लेती हैं, लेकिन बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर एक कदम भी नहीं चलती। तो जब कोई भी दल अपनी विचारधारा उस दल की आत्मा होती है, जब शरीर आत्मा का साथ छोड़ देती है तो मृतप्राय हो जाती है। तो यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि मायावती जी ने अंबेडकर जी की अवधारणाओं और काशीराम जी की सांगठनिक प्रयोगों को उलट कर दिया। अब बसपा सिर्फ एक ऐसी पार्टी रह गई जो सत्ता के बल पे चलती थी, और सत्ता के बल पे कोई राजनीतिक दल शाश्वत नहीं होता। ये क्रांति जो बीजेपी ने की, अब देखिए अभी जो डेटा है वो 258 सीटों पर पहुंच चुका है इनका, और मतलब 120 सीटों का अंतर इन दोनों के बीच अब हो गया है। बिल्कुल। और मैं फिर अपनी बात पर वापस आता हूं कि अब जनरल यानी सवर्ण के अलावा हम ओबीसी को ध्यान से देखें, एससी को ध्यान से देखें। और जो मैं बार बार बात कह रहा हूं ब्रिजेश जी, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी कि कैसे ओबीसी के अंदर भी भाजपा घुस गई है। आप 2001 से उस प्रयास को याद करिए जब वो बैकवर्ड और कम बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड की बात कर रहे थे और उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी जो रणनीति थी वो सफल साबित हुई और बैकवर्ड में एक बड़े चंक को उन्होंने अपने साथ ले लिया है जी, गैर यादव को। इसी तरीके से एससी में आई है, एससी में उन्होंने एक बड़े चंक को अपने साथ ले लिया है। तो सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, जो दूसरों के लिए एक कॉशन भी है कि आगे वो सतर्क रहें कि भाजपा का वोट बैंक अब वो सिर्फ सवर्णों से मत देखें, सवर्ण प्लस ओबीसी प्लस एससी का उन्होंने एक बड़ा चंक बना लिया है। और जो आप कह रहे थे 40% से ऊपर, इसलिए क्योंकि जब 30% का चंक ही होगा तो लड़ाई तो 40 तक जाएगी ही जाएगी। क्योंकि पहले मुझे ध्यान है कि 28% 30% पे बिल्कुल सरकारें बन जाती थी, बिल्कुल। अब वो 40% के ऊपर का आंकड़ा चला गया। वास्तव में यदि इसी जगह यदि लोकसभा चुनाव होता और मोदी होते तो ये प्रतिशत और ऊपर जाता। यदि मोदी होते यहीं पर सामने तो ये प्रतिशत और आगे चला जाता, 40 के ऊपर जाता। हाँ, 40 के ऊपर चला जाता। कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे? कारण क्या है, मैं तो अभी भी मैंने बहुत उसको देखा है। इंदिरा जी के ज़माने पर मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन गरीबों के बीच अब किसी दलित बस्ती में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, मैंने इस तरह की, उन्हें लगता है कि साहब ये आदमी मेरे लिए कर रहा है, बस ये धारणा बन गई है। ये धारणा बन गई है। वही तो उसका मेजर नुकसान तो फिर इन्हीं को हुआ ना, बीएसपी को हुआ। इन्होंने क्या किया, बीएसपी में अभी तो इस बार तो कम टूटा है, फिर भी बहुत कुछ। बहन जी ने मैसेज भिजवाया था कि प्रतिशत के लिए ही वोट जरूर थी, तो वोट गया। लेकिन जिस ढंग से योजनाएं जा रही हैं गांव गांव, सबसे सर्वाधिक 2 लोगों को फायदा हुआ है इन योजनाओं का। एक मुस्लिम को बहुत फायदा हुआ है और एक दलितों को बहुत फायदा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो दलित एस्पिरेशन है इनको अब कौन लीड करेगा, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी, या दोनों में बंटवारा? अब एक पार्टी जो दलितों की पार्टी थी कहा जा रहा था, वो पार्टी इस चुनाव में, मेरा मत है, वो सिनेरियो से वाइप्ड आउट हो चुकी है। देखिए, इसमें खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। ये अखिलेश कर सकते हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो थोड़ा वो करने नहीं देते। ओके, अब इसकी व्याख्या आप किस तरह से करोगे
इस जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं, आपको क्या सबक दे रहे हैं? देखिए, हमें सबसे ज़्यादा सबक ये दे रहे हैं, मैं तो यहाँ फिर एक बार डॉक्टर लोहिया को उद्धृत करूँगा कि 3 आयामी राजनीति हमें करनी चाहिए, संगठन, सिद्धांत और सरकार। हम सिर्फ सरकार के भरोसे अपनी सियासत न करें, संगठन पे भी उतना ही ध्यान दें जितना सिद्धांत पे भी ध्यान दें। और दूसरा, अब शक्ति को विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा, कई चेहरे खड़े करने पड़ेंगे और हर चेहरा अपने आप में ताकतवर दिखे, और इसी के आधार पर नेताजी भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराते हुए सरकार बनाते थे। विचार के चेहरे जनेश्वर जी, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, हम जैसे तब और अब की राजनीति में भी राजनीति में आप वही देखिए ना, आप भाजपा की जीत में भी आप देखिए, भाजपा ने भी अपनी शक्ति को विकेंद्रित रखा। संगठन में योगी जी का हस्तक्षेप नहीं के बराबर था, और सरकार में संगठन के जो सिद्ध हस्त लोग थे वो भी हस्तक्षेप करने से पहले एक बार झंडे वालान पूछते थे, तो विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। इसलिए विकेंद्रीकरण आज भी शाश्वत सिद्धांत है। और अब हम ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने, जिनका मेरा आरोप भी है कि भाजपा ने एकात्म मानव दर्शन को एक मानव दर्शन में बदल दिया, मोदी नाम केवलम। मोदी जी का भी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, ये नहीं कि हर डे टू डे डायरी वाला हस्तक्षेप करते हैं। तो पावर को बांटकर विकेंद्रीकरण के आधार पर, समाजवाद की मूल अवधारणाओं के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम असली समाजवादी हैं, लोहिया हमारे आदर्श हैं, हम गैर कांग्रेसवाद की कोख से पैदा हुए हैं, मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है, हमारे खेमे से इसका प्रतिकार तगड़ा नहीं हुआ। ओके, आलोक कुमार जी, आप इसका विश्लेषण किस प्रकार से करोगे? क्योंकि देखिए, अब इस वक्त हम लोग 5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5 घंटे से अधिक की काउंटिंग हो चुकी है। एक तस्वीर स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और स्पष्ट बहुमत उनको मिल चुका है, 202 से कहीं आगे। इस वक्त तो 258 पे खड़े हैं जब हम आप डिबेट कर रहे हैं ट्रेंड में। निसंदेह ये लगभग जो चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन आगे क्या है और किस इतिहास के परिप्रेक्ष्य थोड़ा देखना चाहिए। जो बसपा की बात हो रही थी, हम आपने ब्रिजेश जी ने देखा है कि काशीराम कैसे होशियारपुर पंजाब से टहलते हुए उत्तर प्रदेश आए और मायावती को अपने कंधे पे बिठाया और एक प्रयोगशाला बनाया, जहां बसपा एक क्लाउड के तौर पर एक डेवलप हो गया और 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बन गई। और उस हर दल के लिए एक अनिवार्यता थी कि बसपा किस ओर जाएगा और बसपा किसके साथ होगा, सरकार उसकी होगी। ये लगभग पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी पहिए पे घूमती रही कि बसपा जिधर चाहेगा, जिधर मोल्ड करेगा उधर। और 30 साल के अंतराल में ये प्रयोगशाला अपने आप में बंद होती हुई दिख रही है। और बंद इस लिहाज से होती रही, आपका सवाल सही था कि बंद किसके लिए हो रही है। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हक में इसे ले लिया है इन्होंने पूरे कोर इशू को? क्या उन्होंने, जब रविदास जयंती पर वो सामने आते हैं, अंबेडकर जयंती पर सामने आते हैं, लगातार उनकी पुरजोर कोशिश थी कि ये किसी न किसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाए। सोशल इंजीनियरिंग का जो एक अवधारणा लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक चल रही थी, बसपा एक लिहाज से उसके आड़े आ रहा था, सामने आ रहा था। तो क्या ये इस परिणाम से ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ी सफलता मिली है कि जो कोर बैंक था, जो काशीराम का प्रयोग था, अंबेडकर के नाम पर, संत रविदास के नाम पर, जाटव के नाम पर, दलितों के नाम पर, वो कोर बैंक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर ले लिया है। और दरअसल काशीराम ने वो तो बैंक आप मोटा मोटी ये कहना चाहते हो, जो मैं आम भाषा में इसको ये समझूं कि बीएसपी का जो 9% 10% वोट गया, उसका मैक्सिमम लायन शेयर यानी मैक्सिमम बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है। अभी के हालात में मुझे यही लग रहा है कि गैर यादव ओबीसी और दलित जो एक हिस्सा है, चंक है, मेजर चंक एक प्रयोग का हिस्सा था जो सपा बसपा को साथ लेकर काशीराम ने खड़ा किया था और वो अलग हो गया था, उसमें से वो हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास आता हुआ दिख रहा है और उसको प्रतिनिधि के तौर पर आवाज नहीं दे पाए अखिलेश, इसलिए उनकी यह हालत हुई। अगर वो थोड़ा और मेहनत कर गए होते और उस हिस्से की ओर गौर किया होता तो संभव था कि विपक्ष का मोबिलाइजेशन मजबूत होता और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश विफल हो जाती और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपके लिए बहुत बुरी खबर है, पिछली बार से भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता की, बट सराहना है कि हारने के बाद भी आप लोग मतलब सामना करते हैं सवालों का। इट्स अ गुड स्पिरिट, प्लीज गो अहेड। ये लोकतंत्र है और हमें लोकतंत्र में भरोसा हमेशा से रहा है ब्रजेश जी, इसलिए
जनता जो जनादेश देगी उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों को विमर्श के केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा। चाहे वो महिलाओं का मुद्दा था, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, आशा बहुओं से लेके अनुदेशक तमाम जो लोग किसी ना किसी तरीके से हाशिए पर कर दिए गए थे, प्रियंका गांधी जी उनकी आवाज पर ये बनी। मुद्दे चले क्यों नहीं? हाँ, ये मंथन का विषय है। निश्चित रूप से हम लोग जो जनता के मुद्दे थे उन पर चुनाव लड़े हम, लेकिन फिर भी जनता ने हमें अपना जनादेश नहीं दिया, अपना आशीर्वाद नहीं दिया, तो ये मंथन का विषय है और गंभीर मंथन का विषय कहाँ है। चूक हुई आपसे? ये ब्रजेश जी देखिए, ये आपका वो भी नहीं चला 40% महिलाओं को टिकट। मैं कह रहा था आपसे उस वक्त भी, आपको याद हो, कि ये चलता नहीं यूपी में ये सब। देखिए महिलाएं पुरुषों से पूछ के वोट डालती हैं घर में और आप इतना बड़ा जोखिम लिए। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि तमाम सारी महिलाएं अरे हैं यहाँ जो- प्रधान पति, बीडीसी पति, जिला पंचायत पति, आपको पता है यहाँ हाँ। मतलब वो पति सिस्टम है। और आप 40% महिलाओं को टिकट बांट के क्या सोचे थे कि महिलाओं को वोट ले लोगे? देखिए कहाँ प्रियंका हो पांडे जी? ब्रजेश जी, प्रियंका गांधी जी ने पहले ही कहा था, मुझे लगता है आप ही का इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस बात को लेकर नहीं चल मैंने रहे हैं। कहा था उनसे कि ये बहुत बड़ा जोखिम आपने Yes. लिया है, ये यूपी में जी। चलता नहीं है। बिल्कुल आपने कहा था, और प्रियंका जी और ने देखिए कहा, आज वो दिख रहा है। और प्रियंका जी ने कहा था कि हम मानते हैं कि हो सकता है परिणाम सकारात्मक ना आए, लेकिन ये एक पहल है, एक मिशन है जिसको हम हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, तो अपने पेट पे चाकू मार के ये पहल करना कोई ठीक बात है? लोकतंत्र में आप देखिए कि 7 को चुनाव खत्म हुआ ब्रजेश जी, और 8 तारीख को प्रियंका गांधी जी ने 1090 चौराहे से सिकंदरबाग That's बूढ़ा another देवी thing, वो अलग चौराहे बात है। तक उन्होंने पदयात्रा की। पॉलिटिक्स यानी में कि नंबर गिने जाते हैं सिर। बिल्कुल हम सहमत हैं, लोकतंत्र में नंबर की महत्ता को कौन इनकार कर लखनऊ सकता और है? दिल्ली उसी को इज्जत देता है पांडे जी। बिल्कुल जिसके मैं पास मानता सिर हूं, होते लेकिन हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा, जनता के मुद्दों को उठाना और उन मुद्दों को परिणति तक ले जाना, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये नेतृत्व। देखिए तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे मुद्दे होते हैं जो जनता के असल मुद्दों से अलग होते हैं। इसके तो इस हार बावजूद की जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित रूप से प्रियंका इसकी समीक्षा होगी, नेतृत्व समीक्षा करेगा। और आपकी ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी देखिए आपके बगल में पीछे चल रहे हैं, देखिए पीछे हैं। प्रियंका गांधी जी ने 0 से शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने संगठन बनाने का काम किया, उन्होंने जनता के मुद्दों को विमर्श के केंद्र में लाने का काम किया। सकारात्मक परिणाम इस बार नहीं मिले, अगली बार मिलेगा। ओके, ऑलराइट। मनीष सिंघवी जी, 2 विषय महत्वपूर्ण। देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चर्चा सब जगह है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, दैट्स अनदर थिंग। बट प्रियंका का भी फार्मूला कुछ चला नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, और आपने जो आप बात कह रहे हैं वो भी ठीक है, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या सिर्फ हार जीत के लिए जो अच्छे और बेहतर मुद्दे हैं उन पर लड़ाई न लड़ी जाए? देखिए हम आप दोनों इस बात से सहमत हैं कि पिछले 5 भाई साल जनता जो एक्सेप्ट कर रही है आप उस पे चलो। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं इस बात से, लेकिन ये बात ठीक है कि चुनाव बाइपोलर हो गया था सपा और भाजपा के बीच में, लेकिन हम आप इस बात से भी सहमत हैं कि अगर 5 साल सड़क पर कोई लड़ता रहा तो प्रियंका गांधी लड़ती रही, वो उम्भा हो, भाई वो कहाँ हाथरस हो। लड़ी तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं नहीं हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसमें गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं। चुनाव बाइपोलर था, सपा और भाजपा के बीच में था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाकी लोगों ने प्रियंका जी के ही इस सिद्धांत को फॉलो किया होता तो आज परिणाम शायद कुछ और होते। बट क्रेडिट गोज टू बीजेपी आल्सो। क्रेडिट बीजेपी को जाता है कि इन्होंने इस तरह का मैंडेट हासिल किया। 1985 के बाद पहली बार ऐसा है कि यूपी में बैक टू बैक किसी की गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 बात तो उत्तर प्रदेश में नाराजगी बड़ी जल्दी हो जाती है। आप देखिए हर चुनाव में, चाहे आप कितना नारायण दत्त तिवारी थे, सब लोग थे, और उसके बाद वो रिपीट नहीं कर पाए। मुलायम सिंह जैसा दिग्गज 2003 से 2007 तक सरकार चलाई, और वो तो हर चीज़ का ख्याल रखते थे कि कहीं कुछ वो ना होने पाए, जाति गणित भी पूरी फिट रखते, लेकिन उनका सफाया हो गया उसके बाद। तो ये एक बड़ी बात है वास्तव में। ये जो हो रहा है, जो अब की राजनीति है, वो अजब तरह की राजनीति है जो 2014 से शुरू हुई,
साहब तो प्रियंका गांधी और मायावती को दोनों को बहुत विचार करने की जरूरत है। नहीं नहीं, विचार करने की जरूरत है। नंबर एक, कांग्रेस की ठीक है, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो प्रियंका गांधी ने प्रयोग किया, आप उत्तर प्रदेश में जहां कुछ नहीं वहां आप प्रयोग किए, पंजाब में जहां सब कुछ है वहां आपका प्रयोग नहीं हुआ, ये महिलाओं वाला। तो ये सारी चीजें लोग देखते Appreciate हैं। तो केजरीवाल को किया जाना चाहिए कि हाँ। एक छोटे से राज्य की पार्टी टक से कूद के उन्होंने पंजाब जैसे बड़े पंजाब में राज्य और ये नहीं, गवर्नमेंट बना ली। आप देखिए, सफाया कर दिया, सफाया स्वीप किया, बिल्कुल सफाया किया है। एक्चुअली इन 5 चुनावों में मतलब